उसके बाद ऑपरेशन आपका हुआ जब ये उंगली आपकी हटाई गई? जी हाँ जी, ऑपरेशन हुआ था एमएच में। उंगली हटा के डॉक्टर साहब मिले, हाँ। बोले यार तेरी उंगली हटानी पड़ी। मैं कोई नहीं साहब, तो हटानी पड़ी, वो तो पहले पता चल गया था मुझे। कहना तेरे को दुख नहीं है? मैं दुख कोई नहीं है साहब। इसलिए आपको पहले बता दिया गया था कि उंगली हटानी पड़ेगी? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जो हालत देखी, इसके बीच में इसके हड्डी उड़ गई थी, इसके बीच में इतनी बोन है जो वो ख़त्म हो गई थी, तो फिंगर कहीं जोड़ नहीं सकती थी, नहीं तो वो जोड़ भी देते। तो उन्होंने फिर बताया मुझे भी, हाँ ठीक है हटानी पड़ेगा। ठीक है ये हटा दो फिर। आपके जो साथी थे जिन्होंने फिर आपको संभाला, जो खुद जख्मी थे, हाँ जी। वो बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी अभी ठीक है, वो भी ठीक हैं ये। वो भी मेरे साथ ही थे एमएच में, हम रहे इकट्ठे। तो उधर अपना कोई किसी ने ऐसा नहीं सोचा भी हाँ मेरे को लगी और मूड ऑफ है किसी का, नहीं, खुश हैं सभी और सभी फिट फार हैं अभी। और ये वो समय था जब आपने बताया स्प्लिंटर लगा, जब सीज फायर हो चुका था, ऐलान हो चुका था? हाँ ऐलान हो चुका था। उसके टाइम शाम को 6 बजे से फायर शुरू हुआ था, जो रात को 10:30-11 बजे तक चला था। हमारा बस लास्ट के 10-15 मिनट में ही हमें लगी थी चोट जब उनका फायर आया। मतलब ये रात के समय की बात है? हाँ जी। और सीज फायर का ऐलान कब हुआ था? सीज फायर का ऐलान तो शाम के टाइम था, कोई 5 बजे के करीब होगा शायद, या उससे पहले। पर क्या हमारा ध्यान अपने काम में था, हम उस तरफ कम ध्यान दे रहे थे। हमें यही था कि अगर दोबारा इन्होंने फायर किया तो हम अपनी तैयारी में थे भी हम फिर और 2 गुना फायर देंगे इनको। पर ये पाकिस्तानी फितरत है जो हम सबको समझना होगा कि सीज फायर का ऐलान 5 बजे शाम को होने के बाद आप ये समझिए फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ जाती है, और उसके बाद ही हमारे जो फौजी भाई हैं, संदीप सर भी जख्मी हुए, उनके साथी जो थे उनको भी स्प्लिंटर लगा। एक और साथी की बात आपने बताई जिनके घुटने पे स्प्लिंटर लगा था? घुटने पे लगाई। एक अग्निवीर था, उसके थाई में लगा था स्प्लिंटर। तो 4 बंदे थे, हम चारों को लगे थे स्प्लिंटर। हाँ जी, तो ठीक है अभी फ़िलहाल सभी बंदे, किसी को कैजुअल्टी नहीं हुई ज़्यादा, सिंपल चोट है स्प्लिंटरों की वजह से। तो जब सीज फायर का ऐलान हो चुका था, उसके बाद आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अभी भी पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, धोखा देगा और गोलियां उधर से बरसती रहेंगी? जी, उस टाइम हम तब भी अपनी तैयारी में थे भी हाँ अगर फायर आया तो उसका जवाब फायर से ही देंगे। मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि उस समय क्योंकि बहुत टेंस्ड माहौल जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच में रहा होगा, तो कैसे आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की, कैसे उस टेंस्ड माहौल में आप लोग एक दूसरे को संयमित संतुलित रखते थे, कैसे होता था ये? उस टाइम पे माहौल था जो सभी में जोश था, एक तो गुस्सा भी था जी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इसका जो पहलगाम अटैक है इसका बदला लेना है। तो क्या सभी जोश में थे, हर कोई वॉलंटियर था मेरे साथ थी, या जो वो फायर करने गए सर मैं करूँगा आज, या दूसरा बोलता है सर मैं मेरे को मौका दो मैं करूँगा। इसमें कोई ये नहीं था भी, कोई टेंशन में नहीं था। अपना जैसे लाइन में होते फायर चल रहा था, कोई एक आध बंदा अंदर गाना गाने लग जाता तो वो खुश रहते थे भी हाँ, ये चिंता नहीं थी, किसी को ऐसा फील नहीं हुआ भी हाँ मैं अकेला हूँ या मैं घर से बाहर हूँ। सभी एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह कोऑपरेशन से रह रहे थे, किसी ने इतनी टेंशन नहीं ली भी हाँ आज क्या होगा, ये हो गया तो मेरे कहीं मेरे को लग ना जाए या कुछ। सब खुशी खुशी काम कर रहे थे और जोश में थे। ये नहीं है कोई किसी को ये नहीं कहना पड़ता है तू जा फायर कर, वो पहले खड़ा होता था भी हाँ यार मैं जाऊँगा सर मैं करूँगा फायर आज। सामने से आके आपको कहते थे कि सर मैं फायर आज करूँगा? हाँ जी, सभी वॉलंटियर जो नए अग्निवीर थे वो भी जोश में थे भी हाँ ठीक है हम करेंगे यार, आपके साथ मैं चलूँगा। जब वो बोलते थे भी हाँ मैंने जाना, उनको कंट्रोल करना पड़ता था भी अभी नहीं है तू नेक्स्ट टाइम चलना, अभी मेरे साथ एक दूसरा उस्ताद जा रहा है। तो क्या वो कंट्रोल करते हुए चल ठीक है सर जब भी मौका मिलेगा मेरे को फायर करवाना आप, तो ठीक है। उनको भी मौका मिलता था बीच बीच में फायर करने का। ऑपरेशन के दौरान क्या है, सभी बड्डी पैर में, जैसे अकेला बंदा कोई काम नहीं करता, बड्डी पैर में जाते थे जहीं भी, अभी यहाँ कहीं किसी को गोली लग गई तो साथ वाला उसको कवर कर लेगा। और क्या है रहते सभी ब्रदरहुड में, जैसे भी हाँ नहीं है ठीक है, किसी को ऐसा नहीं अकेला फील नहीं हुआ भी हाँ मैं नहीं है। और जैसे नॉर्मल डे के मुताबिक उस ऑपरेशन के दौरान एक्स्ट्रा चार्ज थे बंदे, उनको ज़्यादा जोश था भी हाँ ठीक है हम काम भी करना, तो जो पहले तरीके से करते उसके एक्स्ट्रा जोश लगा के और होश के साथ बढ़िया काम करते थे। उनको ये फील नहीं हुआ कभी किसी को भी हाँ मैं घर से बाहर हूँ या मैं इधर अकेला हूँ या मेरे को कोई टेंशन है। वो ज़्यादा खुशी हुए माहौल में, जैसे कोई गाना गा रहा है, कोई एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, यहाँ कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो या कुछ ना हो। जैसे नॉर्मल डे में भी हम ऐसा भी हाँ किसी को कोई टेंशन है उसको मजाक भी करना, उसके साथ बैठना बात करनी, मैं नहीं करूँगा या दूसरा करेगा कोई, माहौल जैसे परिवार के टाइम माहौल बना के रहते हैं हम उधर।
मुझे लगता है पाकिस्तान तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंच रही होगी कि हमारे लिए तो जैसे रोज़ का दिन होता है वैसे ही वो दिन भी था, उतना ही आम था, बल्कि रोज़ से ज़्यादा हम जोश से भरे हुए थे और किसी भी तरह का टेंशन का माहौल था ही नहीं भारतीयों के बीच में, भारतीय फ़ौज के बीच में। ये आवाज़ सीमा पार तक भी पहुंच रही होगी, पाकिस्तान तक भी ज़रूर पहुंच रही होगी सर। अब आगे बढ़ते हुए मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हम कॉर्पोरेट में भी देखते हैं कि जब आपको बहुत किसी बड़े असाइनमेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है तो आप थोड़ा घबरा जाते हो। आपके पास भी समय बहुत कम था, असाइनमेंट बहुत बड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर का आपको हिस्सा बनना था, तो इतने कम समय में कैसे खुद को तैयार किया आप लोगों ने? इसमें क्या है, डिफेंस की तैयारी तो हम थोड़े मतलब कंटिन्यूसली करते रहते हैं। थोड़े टाइम में क्या था, हमें आदेश मिले थे भी हाँ अपनी प्रेपरेशन कर लो लड़ाई के लिए, तो हमने वो की। मेंटली सबको ब्रीफ कर दिया गया था, मोटिवेट किया जैसे पोस्ट कमांडर कर रहे हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है। हमारे कंपनी कमांडर साहब ने भी ब्रीफिंग दी भी हाँ, मोटिवेट किया उन्होंने भी अपना काम बखूबी तरीके से करना है। माइंड सेट हो गया एक बार, तो जो फिज़िकली वर्क था जैसे कोई डिफेंस मेंटेनेंस का या कोई और कार्रवाई, और बाकी फिज़िकली भारतीय सेना फिट रहती है, उनको ज़्यादा फिज़िकली लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हर टाइम तैयार रहते हैं भी हमने ये करना है या ये नहीं करना है। तो मेंटली थोड़ा था, वो कमांडरों ने ब्रीफ किया और जवानों को पहले भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते रहते थे, तो उनको मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं हुआ इतना। उन्होंने थोड़े समय में ही मतलब भी यहाँ ये क्या है, हम फॉरवर्ड में गए जब तब से पता था भी अगर सीज फायर खुला तो हमने ये करना है। मेंटली वो शुरू से तैयार थे, उनको ज़्यादा कोई अपना एट ए टाइम कोई स्ट्रेस या कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस वजह से इतने कम समय में हमने तैयारी की। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब भी बीच में आप लोगों को कमांड मिल रही थी या स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए बार बार क्या बताया जाता था? जी, पोस्ट कमांडर हमें वो भी टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहते थे भी, और कंपनी कमांडर साहब भी मोटिवेट किया हुआ था सभी को। पहले अपनी अपनी ड्यूटी बांटी गई थी, तो सभी अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। जिसको चेंज करना था भी हाँ नहीं तू इस जगह, नहीं तू इस जगह आ जा, वो एट ए टाइम चेंज हो जाता था, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वर्क करता है हर जवान, क्योंकि एक वेपन पे नहीं है या एक जगह पे नहीं है, वो एटमॉस्फेयर चेंज होने पे वैसे ही डलते हैं। ये भारतीय सेना का एक तरीका है, बंदा जहाँ जाएगा उस हिसाब से उसको डालने की ट्रेनिंग दी गई है। मल्टी वेपन के लिए आपने बोला कि भारतीय फौजी जो हमारे होते हैं वो तैयार रहते हैं, तो मैं अगर एक मोटा मोटी समझना चाहूँ, अगर आप बता पाएँ कि कितने वेपन के लिए एक फौजी को तैयार किया जाता है? वेपन क्या है, एक जवान को हर एक वेपन चलाना आना चाहिए एट ए टाइम। अगर कुछ भी होता है तो ये नहीं है भी हाँ वो अकेली राइफल से ही फायर करेगा या अकेला एक ही वेपन होगा उसके पास। वो इतना ट्रेंड होता है कि वो किसी भी वेपन के साथ फायर कर सकता है। ये नहीं है भी हाँ अगर एक राइफल मैन है तो राइफल ही उठाएगा, नहीं, वो बड़े कैलिबर के वेपन के साथ भी फायर करेगा। और उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में बखूबी सीखा हुआ है। हालांकि ये बहुत मुझे लगता है हमारे फौजी भाइयों के लिए वाजिब सवाल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार गोलीबारी हो रही थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी और आप तो बिल्कुल एलओसी के पास खड़े थे, वहाँ से 600-800 मीटर की ही आप दूरी पे थे, तो क्या इतनी फायरिंग देख के कभी मन में डर लगा, कभी ऐसा लगा कि कहीं बहुत ही अलग सिचुएशन ना सामने आ जाए, ऐसा हुआ क्या कभी? भारतीय सेना और डर का कोई मैच नहीं है मैम, क्यों? भारतीय सेना कभी डरती नहीं है, तो डर का तो कोई मतलब नहीं है भी हाँ हमें ऑपरेशन से डर लगा या कोई कार्रवाई से डर लगा। तो इसमें क्या है भी डरने की बात तो ख़त्म है। बाकी हाँ किसी को कोई इतना स्ट्रेस नहीं था भी हाँ उसको डर हो ही। हमारा माहौल ही ऐसा था, एटमॉस्फेयर ऐसा था जिसमें क्या है सभी एक दूसरे के साथ एक साथ ही काम कर रहे थे, बड्डी पेयर में थे, और अपना हंसी खुशी जोश और पूरा चार्ज अप थे ऑपरेशन के लिए। डर की कोई ऐसी बात नहीं थी हाँ किसी को कोई डर लग रहा था या कुछ था। हमें डर तो ऐसा है कि भारतीय सेना डर के लिए नहीं बनी है, डराने के लिए बनी है। जो कि क्या है, डरना दुश्मन को चाहिए ना कि हमें। और हमें डर क्या किसी चीज़ का नहीं है। हमारे पास क्या है अच्छे अच्छे वेपन इक्विपमेंट, और हमारे पास आर्टी स्पोर्ट था, एयर स्पोर्ट भी था, और क्या है नई टेक्नोलॉजी के वेपन थे जो कि दुश्मन को डराने के लिए भारी मात्रा में हमारे पास थे। और हमारे पास क्या जज्बा और जोश लड़ने के लिए, तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं। संदीप सर, पहले तो आपके हौसले को सलाम, और अब जो अगली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि मेरा व्यूवर भी सीखे, हम सब सीखें वो एकता
जो भारतीय सेना के अंदर है, मैं चाहती हूँ ऑपरेशन सिंदूर के समय का कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करें जो आपके टीम वर्क को दर्शाता हो, जो आप लोगों की एकता को दर्शाता हो, ताकि वो सुन के हम सिविलियन भी सीख सकें वो एकता, वो टीम वर्क। भारतीय सेना में क्या है, एकता की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना खुश रहते हैं। और क्या, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या नॉर्मल टाइम के टाइम भी हो, तो एक साथी दूसरे साथी के साथ उसके पूरे कदम से कदम मिला के चलता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायर कर रहे थे हम, एक मेरे साथी का वेपन रुक गया तो उसके ऊपर फायर आया, दूसरे साथी ने उसी टाइम अपने वेपन का फायर खोलकर उसको प्रोटेक्ट किया। ये क्या है, ये एकता है। अगर वो नहीं खोलता शायद उसको चोट लग जाती या कोई गोली लग जाती। उसी दौरान क्या है, जब मुझे चोट लगी थी हाथ पे, तो मैं दूसरे साथी को पहले लेके जा रहा था, उसके बाद फायर हुआ, उसका स्प्लिंटर मुझे लगा, तो जिस साथी को मैं लेके जा रहा था उससे चोट लगी थी, उसने उल्टा मेरा बाजू पकड़ा और वो मुझे साथ बंकर में लेके जा रहा था। नहीं तो वो क्या है, एकता की वजह से ही है, जो कि उसे भी मेरी चिंता थी भी मेरे साथी को चोट लगी है, इसको मैं बंकर में लेके जाऊं, साथ में ट्रीट करवाऊं। उस वक्त हमारे जो साथ 2 और साथी थे, 4 आदमियों को चोट लगी थी, तो क्या है, चारों को एक दूसरे की ज़्यादा चिंता थी। वो खुद की चोट की चिंता नहीं कर रहा था, दूसरे को ज़्यादा देख रहा था, तू ठीक है भाई, तू ठीक है भाई। ये क्या है, एकता थी। उसी वजह से क्या हम एक साथ, जिससे हमारा दर्द भी कम हुआ। ये नहीं है भी हाँ मेरा खुद का दर्द को छोड़ के आदमी दूसरे के दर्द को ज़्यादा पहचान रहा है। वो भारतीय सेना की एकता की वजह से ही, और हमारी भारतीय सेना की एकता की वजह से ही हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर जीत पाए हैं। अगर एकता नहीं होती, फौज की एकता की वजह से ही हमारा देश एकजुट है। आपको इसी दरमियान जो आपने टीम वर्क दिखाया, आपके जो साथी थे उनको जो सहारा दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप उनको फर्स्ट एड के लिए जो लेके जा रहे थे, इसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। जी, इसी के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, और गैलेंट्री अवार्ड था मेंशन इन डिस्पैच, जो कि मुझे दूसरे साथी को ले जाते वक्त चोट खाने की वजह से मिला। हाँ भी हाँ, मैं अपने साथी की जान सलामती के लिए उसको लेके जा रहा हूँ, उसको बचाते हुए मुझे चोट लगी। जैसे मुझे चोट लगी ऐसे ही मेरी पोस्ट पे किसी और को भी लगती, तो क्या है, वो भी ऐसे ही करता जैसा मैंने किया है। किसी के दिल में ये नहीं था भी हाँ इसको चोट लगी है, वो खुद को फील कर रहा था ये चोट मुझे ही लगी है। पोस्ट पे मेरे जितने भी साथी थे सभी ने जी जान से ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया। मुझे ये अवार्ड मिला, पर हम सभी इस अवार्ड के हकदार थे, जिसने भी ऑपरेशन सिंदूर में जी जान से काम किया है। और आप सबको हम सैल्यूट करते हैं, हर भारतवासी सैल्यूट करता है। आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में लोग आपके लिए भी कुछ कहेंगे। मैं चाहती हूँ आप भारतीय फौजी भाइयों के लिए और ख़ासकर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा जितने सेना के हमारे जवान थे उन सब के लिए कुछ शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आपको अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड से आपको खबर मिली कि अब आपको देने वाले हैं गैलेंट्री अवार्ड, तो घर पर कैसा रिएक्शन था, क्या बोला आपके घर वालों ने? घर वाले खुश थे मैम। जब मेरा नाम आया, मुझे 15 अगस्त को मिला था गैलेंट्री अवार्ड, तो मैंने मदर को भी बताया, वाइफ को भी बताया, तो घर वालों को बहुत खुशी हुई भी हाँ ठीक है, आपने अच्छा काम किया और आपको अवार्ड मिल रहा है। उस टाइम एमएच था, मेडल मिला, मैं एमएच में एडमिट था, तब ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। अच्छा, आपकी फैमिली जितना खुश थी आपके मेडल मिलने पे, ट्रस्ट मी सर, हम पूरा जितने देशवासी हैं हम भी उतना ही खुश हैं, अपनी सेना के लिए उतना ही गर्व से भरे हुए हैं हम सारे। मैं ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि एज अ सिविलियन हमें तो बहुत सारी अफवाह, र्यूमर ऑपरेशन सिंदूर के समय हम तक पहुँच रहे थे। पाकिस्तानियों ने भरपूर कोशिश की थी इस तरह की खबरें प्लांट करने की। क्या फौजियों के पास भी ऐसी कोई अफवाह आ रही थी? क्या आप लोगों के पास भी इस तरह की कुछ र्यूमर वाली न्यूज़ या ऐसा कुछ पहुंच रहा था, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या आप लोगों की कोई तैयारी थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या था, हमें हमारे जो पोस्ट कमांडर हैं वो ब्रीफ कर देते थे एट ए टाइम। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची भी हाँ जो हमारा मोरल डाउन करे या हमारा मतलब भी काम में अड़चन आए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था, हम अपने काम में ही बिजी थे, जिससे कि हमें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत पड़ी नहीं।
ना ही हमारे पास कोई इतना समय बचा था भी हाँ हम दिन में अगर टाइम मिलता था तो रेस्ट करते थे, बाकी रात में अपने वेपन्स के ऊपर फायर के लिए। फेक न्यूज़ का हमारे पास कोई मैटर ही नहीं था। आप तक जो भी खबरें आपके सीनियर्स हमें जो भी खबर मिलती थी वो हमारे पोस्ट कमांडर या कंपनी कमांडर क्लियर करके फिर हमारे तक वो सही चीज़ पहुंचाते थे, ना कि हमारे पास कोई फेक न्यूज़ पहुंची। इसके लिए तो पोस्ट कमांडर और कंपनी कमांडर साहब पहले ही इसको सॉर्ट आउट करके फिर बताते थे हमें पूरा सॉर्ट आउट करके उसके बाद में जो बात होती थी क्लियरली हमारे पास पहुंचती थी, ना कि हमारे पास कोई फेक न्यूज़ है भी हाँ ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये कुछ नहीं हमारे पास ऐसी न्यूज़ आई। आपके जो कंपनी कमांडर होते थे वो उस दरमियान आप लोगों को कैसे कम्युनिकेट करते थे और क्या बातें होती थी? कम्युनिकेट लैंडलाइन फ़ोन थे हमारे, उसके थ्रू वो हमारे पोस्ट कमांडर को ब्रीफ करते थे, फिर पोस्ट कमांडर हमें पोस्ट पे फेस टू फेस बताते थे भी हाँ ये इस चीज़ का ये भी कोई फेक न्यूज़ आ भी जाती थी तो उसकी क्लियरिटी बता देते थे हाँ ऐसा कोई इसमें सॉलिड बात नहीं है, इसकी टेंशन लेनी। और उस समय क्या ज़्यादातर आप लोगों की जो बातचीत होती थी वो ऑपरेशन में अब आगे क्या करना है या किस तरह से डील करना है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, वो ही बातें होती थी? हाँ जी, वही बातें होती थी। अपने नेक्स्ट अगर ये इन्होंने आर्टी फायर किया तो हमने क्या करना है, या अगर इनकी तरफ से कोई रेड होती है या कुछ भी होता है तो उसी की प्लानिंग के हिसाब से हमें ब्रीफ किया जाता था, ना क्योंकि फालतू की फेक न्यूज़ का कोई मैटर ही नहीं था इसमें। पर वो तो बहुत कम समय रहता होगा आप लोगों को स्ट्रैटेजी चेंज करने का, और ऊपर से क्योंकि आप लोगों को जो कमांड मिलती थी वो आपको फॉलो करना होता था, तो क्या समय बहुत कम रहता है स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए? नहीं, वो थोड़ा टाइम पहले बताई जाती है, उसके लिए टाइम मिल जाता है, पर इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि सभी ट्रेंड है। अगर कोई चीज़ में चेंजमेंट आती भी है, हमारे किसी भी काम में चेंजमेंट आती है तो उसको कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है वो, उसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो किस तरह से फ्यूचर के लिए आप और आपकी टीम अब तैयार है, और ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या सीखा? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जो जो चीज़ फेस की, हमने छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, उसके लिए क्या है नेक्स्ट हमारे कमांडर सीओ साहब ने या हमारे कंपनी कमांडर ने वो चीज़ का सॉर्ट आउट निकाल लिया, और नेक्स्ट टाइम अगर हम दोबारा भी ऐसा किसी ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इसमें सीख ये है कि इसमें ऑपरेशन में थोड़ी चेंजमेंट, वही पहले भी बताया एक बार, इसमें थे ड्रोन्स, और अभी की लड़ाई में ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ड्रोन की और एंटी ड्रोन वेपन की दोनों की ज़रूरत बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है, जिससे कि इंडियन आर्मी अभी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ड्रोन्स खरीद भी रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम पूरा बहुत जगह खरीदे हैं, तो ये क्या है, इसका अगर पॉइंट उठा तो इसका हल भी कर रही है भारतीय सेना। और ख़ासकर सर हमने देखा भी है हाल फिलहाल में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उन सब में ड्रोन का तो बड़ा ख़तरनाक इस्तेमाल किया ही गया है। अभी हम ईरान को भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को सिर्फ इसलिए इतने दिन तक नाकों चने चबा पाया है क्योंकि उसका जो ड्रोन सिस्टम है वो हमने देखा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आप कह रहे हैं भारतीय सेना भी पूरी तरह इसके लिए तैयारी कर रही है। जी, अभी जो नेक्स्ट लड़ाइयाँ चल रही हैं कहीं भी वर्ल्ड वार में भी है, चाहे रशिया यूक्रेन है, चाहे ईरान का और चल रहा है, इसमें क्या है ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है। इसमें ग्राउंड का काम कम हो गया है और ड्रोन का ज़्यादा बढ़ गया है, और ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी इनके ऊपर लगातार खर्च कर रही है, और अपना जो भी इंडियन आर्मी के लिए जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहे हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और शायद यही वो वजह है सर कि उधर से जितनी भी फायरिंग की जा रही थी, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम इतना शक्तिशाली था भारत का कि हम सब पूरी तरह महफूज रह पाए। जी, ड्रोन सिस्टम जो S-400 ख़रीदा गया था उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, नहीं तो हमें शायद हो सकता कोई बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि वो ड्रोन से जो जैमर सिस्टम है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक बात, तो न सिर्फ भारतीय सेना को सलाम है बल्कि इसके पीछे की हर उस सोच को सलाम है जो भविष्य को देखते हुए तैयारी पहले से कर लेती है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है सर कि जब भी ऐसी युद्ध वाली स्थिति होती है तो पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि
भारत के जो आम नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, क्योंकि उसको ये मालूम है कि फौज से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, हम हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम भारतीय फौज से लड़ें, इसलिए आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो पूरा इलाका जो था जहां आपकी पोस्टिंग थी, वहां से क्या लोगों को बाहर निकाल लिया गया था? जो सिविलियन थे उन्हें क्या बाहर निकाल लिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जैसे पहले तो 1-2 दिन पहले पता चल गया था, जो हमारे पास पीछे गांव थे उनको खाली करवा दिया गया था और वो पीछे अपने किसी और जगह पे शिफ्ट हुए। और पाकिस्तानी सेना का ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन्होंने पुंछ सेक्टर में हमारे धार्मिक स्थानों पर भी फायर किया और हमारी सिविल जनता पे भी फायर किया। तो क्या है, हमारी और उनकी सोच में यही अंतर है। वो क्या है, पीठ पीछे छुरा गोपने वाली बात करते हैं, वो सिविल को और धार्मिक स्थानों को टारगेट करते। पर भारतीय सेना के ये मोरल एथिक्स हैं, मोरालिटी है, जो भी है, वैल्यू है, जिसे हम वैल्यू बोल सकते हैं भी, नहीं हम दुश्मन के धार्मिक पक्ष को नहीं लेंगे, उनको उस टाइम पे आप फायर नहीं करोगे। शायद यही वजह है कि देश का साथ भी आप लोगों के साथ रहता है, ऊपर वाले का साथ भी हमारी फौज के साथ होता है। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी सर, सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे देश के हीरो आप हैं। हर वो बच्चा जो फौज में जाना चाहता है, दावे से मैं कह सकती हूँ कि हवलदार संदीप सिंह सर उन सब के आइडल हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो फौज में शामिल होना चाहते हैं? हमारे देश की युवा में एनर्जी और जोश है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, वो अपनी एनर्जी और जोश को इस दिशा में, सही दिशा में लगाएं कि देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर मेरे लिए इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए ही एक फौजी मेरे सामने बैठे हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर आपकी इस स्टोरी से मेरे व्यूवर ने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ासकर आखिरी बात जो सर ने बोली है, वो देश का युवा ज़रूर अच्छे से सुन रहा होगा और गांठ बांध कर रखेगा कि देश की बेहतरी के लिए ही आपको काम करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।